My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you're well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से जी एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है फीचर प्रॉब्लम एंड द पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम इसका सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि भारत में एग्रीकल्चर के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं। आप जानते हैं कि इंडिया की एग्रीकल्चर जो है काफ़ी बैकवर्ड और काफ़ी स्टेगनेंट एग्रीकल्चर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को जो है इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो फेस करता है। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने नीचे लिख दिया है, जिनका वर्णन एक एक करके मैं करने जा रहा हूँ। पहला क्या है? पहला है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। हमारे यहाँ पर सिंचाई के साधनों का, जो नियमित सिंचाई के साधन है, उसका बड़ा ही ज़्यादा अभाव है। हमारी एग्रीकल्चर आज भी डिपेंड करती है मानसून पर, अर्थात रेनफॉल पर। हमारी जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा मानसून यानी वर्षा पर डिपेंड करती है। वर्षा अच्छी होती है, मानसून अच्छा होता है, रेनफॉल अच्छी होती है तो हार्वेस्टिंग भी अच्छी होती है। अगर ये वर्षा कम होती है तो इरिगेशन कम हो पाता है, इस तरह से जो है हमारी हार्वेस्टिंग जो है वो भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो हमारे पास परमानेंट जो इरिगेशन के साधन हैं उनका बड़ा ही ज़्यादा अभाव पाया जाता है, क्योंकि इंडियन जो फार्मर है वो पुअर है, और पुअर होने की वजह से वो इस फैसिलिटी को अपने खेतों में जो है वो इस प्रकार से नलकूप वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है मानसून पर डिपेंड करता है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इंडियन जो फार्मर है वो पुअर है, तो उसको फाइनेंस की ज़रूरत रहती है। उसके पास फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। फाइनेंस के उद्देश्य दो तरह से पूरे होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड होती हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड कौन सी होती हैं? ये होती हैं जैसे कि अच्छा बीज ले लिया जाए, अच्छे फर्टिलाइज़र ले लिए जाएँ, और छोटे मोटे उपकरण जो कि शॉर्ट टर्म में ज़रूरत है किसान को, वो प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन इसके लिए भी उसे फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो कि इंडियन फार्मर के पास, मोस्टली इंडियन फार्मर के पास नहीं होता है। इसके लिए वो फिर दूसरे जो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं फाइनेंस के, साहूकार, जमींदार, इनके पास जाते हैं और उनसे महंगा ऋण जो है वो प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चों, इस तरह से कुछ खेती की, एग्रीकल्चर की लॉन्ग टर्म नीड्स भी होती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर लेना है, थ्रेसर लेना है, तो इस तरह से मॉडर्न इक्विपमेंट जो है वो नहीं परचेज कर पाते हैं, बिकॉज द लैक ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इंडियन एग्रीकल्चर में जो है फार्मर फेस करता है। तीसरी बात जो है वो है कन्वेंशनल आउटलुक की। जी हाँ, हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर की एटीट्यूड है, उसका जो थिंकिंग है वो इस प्रकार से है कि वो कन्वेंशनल आउटलुक में एग्रीकल्चर करना चाहता है, अर्थात वो एग्रीकल्चर करना चाहता है अपने ट्रेडिशनल इक्विपमेंट के साथ, और साथ में वो सब्सिस्टेंसेस एग्रीकल्चर करना चाहता है, ना कि कैश क्रॉप्स या कमर्शियल एग्रीकल्चर करना चाहता है। इस तरह का आउटलुक भी जो है इंडियन एग्रीकल्चर को आज बैकवर्ड बनाए हुए है, इसलिए इसमें स्टेगनेंट जो है वो इकोनॉमी कही जाती है। अगला है कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। जी हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर के जो खेत हैं, इंडियन एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में जो खेत हैं, जो फील्ड का साइज है वो बहुत ही छोटा है, या फिर किसानों के खेत जो है वो स्मॉल होल्डिंग्स है, बहुत छोटे छोटे जो हैं वो होल्डिंग्स हैं, और अगर किसानों के पास जमीन है भी तो वो फ्रेगमेंटेड है, अर्थात वो बटी हुई है, स्कैटर्ड है। कोई एक खेत यहाँ है, कोई दूसरा खेत किसी और जगह या किसी और गांव के किसी एक अलग कोने में है। तो इस पर जब हम एग्रीकल्चर के लिए कोशिशें करते हैं तो उस पर जो कॉस्ट है, जी हम मॉडर्न इक्विपमेंट लगाने की या कोई भी खर्चा हम करते हैं, सीड्स लगाने, कुछ भी करते हैं, तो उसमें प्रोडक्टिविटी तो कम आती है और कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से भारत के जो खेत हैं वो स्कैटर्ड भी हैं, और साथ में स्मॉल होल्डिंग्स की वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं। अगला जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम्स है वो ये है कि एक्सप्लोटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस। जी हाँ, यहाँ पर भारत के अंदर क्या है कि लैंडलॉर्ड और टीनेंट ये प्रथा पाई जाती थी। लैंडलॉर्ड भूमि का मालिक होता था, टीनेंट उस पर काम करने वाला जो है मजदूर होता था। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है, ये पहले से चली आ रही शोषण की, कि इसमें लैंडलॉर्ड जो है वो ज़्यादातर अपने खेतों में काम नहीं करते हैं, वो रेंटल इनकम से गुजारा करना चाहते हैं, ज़मीन की रेंटल इनकम से गुजारा करना चाहती हैं। तो काम करने के लिए किसको देते हैं? काम करने के लिए वो स्मॉल फार्मर को या लैंडलेस फार्मर को और लैंडलेस मजदूर को जो है वो अपनी ज़मीन दे देते हैं, ताकि उससे रेंटल इनकम प्राप्त करते रहे। अब इस रेंटल इनकम को देने के चक्कर में मजदूर को ज़्यादा लाभ हो नहीं पाता है, लाभ तो जमींदार को हो जाता है, और मजदूर को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जो है वो निकल पाती है। इस तरह से जो हमारा एग्रेरियन रहा है, एग्रेरियन कल्चर रहा है, उसके अंदर एक्सप्लोटेशन की जो है वो झलक साफ नज़र आती है। इसमें किसान का जो है वो बहुत ज़्यादा शोषण हो जाता है।
तो अगला, इसीलिए किसान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, हमारे पास मार्केटिंग का ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। अधिकतर छोटे जो किसान होते हैं वो अपना सामान गांव में ही किसी जमींदार को कम रेट पर बेच देते हैं, लेकिन अगर मार्केट की पूरी व्यवस्था हो तो किसानों को उनकी प्रोडक्शन का, किसानों को उनकी क्रॉप्स का अच्छा दाम जो है वो मिल सकता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से भारत के अंदर जो है ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम की कमी है, जिसके अवेलेबल हो जाने से उनको अच्छा रेट प्राप्त हो सकता है। अगली प्रॉब्लम जो है वो है नीड ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। जी हाँ, एग्रीकल्चर में मॉडर्न, जितने साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर की जाएगी, जितने मॉडर्न इनपुट्स का हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और इसके उदाहरण विकसित देशों में, यूएसए में, जापान में, इन सभी देशों में देखने को मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, और इन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को अगर दूर कर दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के अंदर में प्रोडक्शन विकसित देशों के बराबर ही होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।